हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए कक्षा 10 जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस, जिसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसकी परिभाषाओं से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को देखें और उसकी जो भी परिभाषाएं या जो भी उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। उसके बाद अपने नोट्स भी तैयार करें, साथ में इसको लाइक भी करें। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम है क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे क्रियाएं, जितने भी हमारे सजीव हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनके द्वारा ऐसी क्रियाएं प्रतिपादित हों जो उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हों, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, परिवहन है, नियंत्रण है, गति है, जनन है। यानी कहने का मतलब है कि जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी कि जैव प्रक्रम है क्या। दूसरी बात, इसको दो भागों में बांटा गया है और किस आधार पर? न्यूट्रिशन यानी पोषण के आधार पर। पोषण के अंतर्गत अगर हम देखें तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण आदि प्रक्रम आते हैं इसमें। और इसके आधार पर जीवधारियों को दो भागों में यानी दो समूहों में बांट दिया गया है। पहला है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। आपने इसके पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि स्वपोषी क्या है। स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रोफ्स अर्थात कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, इनसे कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करना। ये कार्य कुछ बैक्टीरिया हमारे हैं जो कर सकते हैं, या फिर हरे पादप। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर क्लोरोफिल जिनमें पाया जाएगा वही ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण। कुछ आपके हरित लवक वाले बैक्टीरिया होते हैं या फिर हरे पादप आपके हैं। विषमपोषी अपने भोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भोज्य पदार्थों के लिए ये आश्रित होते हैं हरे पौधों पर, अर्थात अपने भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कह लें चाहे परोक्ष रूप से कह लें, ये स्वपोषी पर यानी हरे पादपों पर आश्रित होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख होता है जंतु और दूसरा होता है फंगस यानी कवक। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको इस पाठ के, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। पर्णहरिम क्या क्या आवश्यक है इसके लिए? ये पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल सौर प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य का प्रकाश CO2 और जल से शर्करा का संश्लेषण कर लेते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रकाश ऊर्जा होती है अर्थात जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा होती है यानी प्रकाश ऊर्जा कह लें उसको, चाहे सौर ऊर्जा कहें, ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और कार्बनिक भोज्य पदार्थों में जाकर के संचित हो जाती है। ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में यहाँ से मुक्त हो जाता है। इसकी आपको मैं आगे प्रोसेस भी बताऊँगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पर्णहरिम सदस्य वर्णक इनमें पाए जाते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है इसमें, ये हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में जल के स्थान पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं। कुछ जीवाणु रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ऐसा उपयोग करके वो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। तो जो पदार्थ या जो जीवाणु हाइड्रोजन स्रोत के रूप में जल के स्थान पर H2S का उपयोग करें और
रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करें, ऐसे जीवाणुओं को संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। अब विषमपोषी की बात आती है, जो आपने अभी ऊपर देखा, जो कि स्वपोषी पर आश्रित हैं। इनको फिर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: मृतपोषी, परजीवी और प्राणी संभोजी। इसके बाद मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसमें प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आप जानकारी ले लें। आहार नाल मुख से लेकर के और गुदा तक फैली होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है और बहुत ही कुंडलित होती है, यानी उलझी हुई होती है। प्रमुख भाग इसके क्या हैं? सबसे पहले मुख से जुड़ी हुई मुख गुहिका यानी माउथ एंड बक्कल कैविटी, फिर ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहद यानी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। मुख गुहा में दोनों जबड़ों पर गर्तदंती, विषमदंती, द्विबारदंती, ये 3 प्रकार के दांत हैं आपके। गर्तदंती, विषमदंती, द्विबारदंती, ये दांत लगे होते हैं। लार ग्रंथियाँ भी नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में ही आकर के खुलती हैं। और जो जिह्वा होती है उस पर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं, यानी स्वाद को हमारी जिह्वा 3 भागों में बटी होती है: अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। इन तीनों भागों पर अलग अलग, कहीं पर हमें मीठे का, खट्टे का और कड़वे का आभास होता है। तो ये स्वाद अंकुर होते हैं जिनके आधार पर हमें जिह्वा पर स्वाद का आभास होता है। इसके बाद पाचक एंजाइम की बात करते हैं। तो ये जो बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, जो यानी जटिल अघुलनशील बहुलक को ये सरल घुलनशील इकाइयों में बदल देते हैं, इसी को हम रासायनिक पाचन कहते हैं। एक अग्न्याशय रस पाया जाता है, इसको हम सभी पूर्ण पाचक रस के रूप में भी जानते हैं। इससे हमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज और न्यूक्लिएज एंजाइम, ये अग्न्याशय रस में सब पाए जाते हैं। कि जितने भी एंजाइम्स के नाम हैं ये सब किस में पाए जाते हैं? अग्न्याशय रस में। और उसके बाद जो हमारा अवशोषित पचा भोज्य पदार्थ होता है वो रक्त, लसिका और ऊतक तरल द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशाद्रव्य में आत्मसात हो जाता है। जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर कुछ क्रियाएं बताई थीं, उसमें हमारी शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं आई थीं। तो यहाँ पर एक प्रमुख चीज़ आपको मिलेगी, स्वांगीकरण। तो जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होता है वो रक्त, लसिका या तरल ऊतक द्वारा कोशिकाओं में पहुँच करके साइटोप्लाज्म यानी कोशाद्रव्य में आत्मसात हो जाता है। इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर आती है बात श्वसन की। श्वसन आप सभी जानते हैं कि कोशिकाओं में जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ के जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, उसका उपयोग विभिन्न प्रक्रमों में होता है। इसी आधार पर आपको ऑक्सी श्वसन है, जैसे अनाक्सी श्वसन है। ठीक, ये 2 भाग आपको मिलेंगे। श्वसन के 2 भाग होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन के जो प्रथम चरण होते हैं उसमें शर्करा का विखंडन होता है, यानी किस में होता है? पाइरूवेट में, जिसको कहते हैं पाइरूविक अम्ल। और यह क्रिया होती कहाँ है? यह क्रिया होती है कोशाद्रव्य में। और जब ये क्रिया होती है तो इसमें सूक्ष्म मात्रा में कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब ऑक्सी श्वसन में जो पाइरूविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो CO2 तथा जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया को विद्युत ग्रह घर यानी पावर हाउस, विद्युत ग्रह भी कहा गया है। शरीर का पावर हाउस है ये माइटोकांड्रिया आपका। अनाक्सी श्वसन में पाइरूविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जैसे कि ईस्ट कोशिका में ऐसी क्रिया होती है। एक शब्द आता है यहाँ पर ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम सभी इस लेसन में एक नए नाम से भी पढ़ने जा रहे हैं। इसको ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका विखंडन होता है ATP का, तो इससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, मुक्त होती है, कह लें प्राप्त होती है।
जो कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है। तो ये कुछ आपको मैंने विशेष टिप्स दिए हैं इस लेसन के। जैसे कि अभी मैं आपको और बताऊंगा कि मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है, इसमें श्वसनांग कौन कौन से होते हैं। आप सभी जानते होंगे, फेफड़ा मुख्य श्वसनांग है इसका। नासा मार्ग, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रैंकाई, ब्रैंक्योलस, श्वास में ये सब उसके सहायक अंग हैं। तो इसी तरह से आपको इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये आपको मैंने एक छोटा सा टिप्स दिया है। साथ में कुछ इसके बारे में मैं आपको एनसीईआरटी जोन से संबंधित भी प्रश्नों के उत्तर, 2-4 उत्तर आपको देता चल रहा हूँ। इनको आप अपने नोट्स के रूप में भी तैयार करें। जैसे इसमें आपको एक प्रश्न दिखाया गया है कि हमारे जैसे बहुउद्देशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। वैसे तो आपने विसरण के बारे में भी पढ़ा होगा कि विसरण कहते किसको हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाले परासरण को विसरण कहते हैं, यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बहुकोशिकीय जीवधारियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में पूछा गया है, विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिखाया गया है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय, यानी हम सभी कैसे जंतु हैं, बहुकोशिकीय जंतु हैं। जंतुओं का भी बंटवारा 2 भागों में है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। प्रोटोजोआ संघ आपका एक कोशिकीय में आता है, बाकी आपके जितने भी संघ हैं वो सभी आपके कार्डेटा तक बहुकोशिकीय में आते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवधारियों में ऑक्सीजन की जो आवश्यकता की आपूर्ति होती है वो सामान्य विसरण द्वारा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं और ऊतक वातावरण के संपर्क में नहीं रहते हैं। सभी कोशिकाएं और ऊतक जो है वो एटमॉस्फेयर के, यानी वातावरण के, एनवायरनमेंट के संपर्क में नहीं आते हैं। एक अनुमान के ही अनुसार मैं फेफड़े से पैर की उंगली तक विसरण द्वारा ऑक्सीजन अणु को पहुंचने में लगभग 3 वर्ष लग जाएंगे। ये एक आंकड़ा है, अनुमान है कि फेफड़े से पैर की उंगली तक अगर विसरण किया जाए, की गति देखी जाए, तो 3 वर्ष में एक ऑक्सीजन अणु को पहुंचने में समय लगेगा। हमारे द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कहाँ से होती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। श्वसन सतह पर मनुष्य की ऑक्सीजन लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यानी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, वायु की ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो वायु से जब क्रिया करेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होगा कहाँ? जब कोशिकाओं और ऊतकों में पहुँचेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका विखंडित होकर के ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा। एक क्वेश्चन आपका ये था, छोटा सा एक क्वेश्चन और आपको दिखाया गया है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करें। तो उसमें कुछ क्रियाएं हैं आपकी, वो क्रियाएं जैसे कि अभी आपने पढ़ा था पीछे, स्वपोषी, परपोषी, उसके पास जैव प्रक्रम आपने पढ़ा, जिसमें आपको हमने दिखाया कि श्वसन, पोषण, जनन, प्रजनन, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो जिस वस्तु में स्वतः गति, यानी मूवमेंटम स्वतः है, तो उसे सजीव माना जाएगा। प्राणियों में प्रचलन और पौधों में गति, यानी गति। प्रचलन का मतलब गमन। प्राणी चल सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन पौधे आकार में वृद्धि करते हैं, गति तो करते हैं वो भी, लेकिन गमन नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जंतु और पौधों में, कि जंतु गति और गमन दोनों करता है, जबकि पौधे जो हैं वो गति तो करते हैं लेकिन गमन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया कि सजीव का निर्धारण करने के लिए प्राणियों में प्रचलन और पौधों में गति होना चाहिए। ऐसे आपको स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में देखिए अंतर का भी चैप्टर दिखाया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्वपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है। जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर ले, स्वपोषी होगा। अब स्वयं कब कर लेगा वो? जब वो स्वपोषी के गुणों को धारण करता होगा। भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को ही स्वपोषी पोषण कहेंगे। पहले तो भोजन का संश्लेषण करना, ये स्वपोषी की क्रिया हो गई, और फिर इस
भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है ये पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाएगा। ऐसे ही विषमपोषी में जब जाएंगे तो जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, अर्थात कार्बनिक भोज्य पदार्थ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हों, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर आश्रित हों तो विषमपोषी होंगे, और दूसरों से प्राप्त करने वाला भोजन उनका विषमपोषी पोषण कहलाएगा। दूसरा अंतर क्या है स्वपोषी में और विषमपोषी में कि पौधे CO2 तथा जल से पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं, और ये क्रिया किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जबकि हमारे जो विषमपोषी होते हैं ये शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी आदि प्रकार के होते हैं, और पोषण के आधार पर ही इनको इन भागों में बांट दिया गया है। स्वपोषी पोषण अगर हम देखें तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि हरे पादप और कुछ बैक्टीरिया, तो कुछ जीवाणु में कौन से जीवाणु हैं? वो साइनोबैक्टीरिया हैं, नीले हरे शैवाल, जिनमें हरा रंग यानी क्लोरोफिल पाया जाएगा, हरित लवक जिनमें पाया जाएगा, वो बैक्टीरिया भी आपके स्वपोषी होते हैं। ये कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आपके स्वपोषी पोषण द्वारा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जबकि विषमपोषी में अगर हम देखें तो जितने भी जंतु हैं, समस्त प्राणी, जितने फंगस यानी कवक हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवालों को छोड़कर सभी जीवाणु, परजीवी, पौधों आदि में विषमपोषी पोषण पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हमारे दूसरे जो है वीडियो का आप इंतज़ार करें। पहले इसको आप लोग तैयार कर लें, और मैं प्रयास करूंगा कि दूसरा वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।